चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर केमिस्ट्री के साथ। और केमिस्ट्री में आज हमें पढ़ना है रेडियस रेशियो के बारे में। गाइस आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि गाइस प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस चैनल में, इस लेक्चर में हमें एकदम 100% मैं ये आपको प्रॉमिस दिलाता हूं कि ये लेक्चर समझ में आने वाला है। प्लीज अगर आप इस बात से घबरा रहे हैं कि रेडियस रेशियो, तो घबराइए मत। ये लेक्चर बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही इजी वे में इस लेक्चर को हम लोग हैंडल करेंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं इस बात को। तो माय नेम इज अर्श ठाकुर एंड ये रहा हमारा और आपका एक प्यारा सा चैनल अर्श क्लासेस। और इस चैनल में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स से 12th क्लास के रिलेटेड हर वो क्वेश्चंस, हर वो प्रॉब्लम्स, हर वो कंसेप्ट मिलेगी जो आपको चाहिए। ठीक है, गाइस स्टार्ट करते हैं रेडियस रेशियो के बारे में। आज का लेक्चर हमारा यही रहा, रेडियस रेशियो। देखेंगे रेडियस रेशियो को, इस कंसेप्ट को जानने से पहले हमें जानना होगा उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें जानना होगा। तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो क्या होता है, ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। गाइस जो रेडियस रेशियो का जो कंसेप्ट है ना, इट इज वैलिड ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड में ही लगा सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड कहने का मतलब कि जिसमें आयोन्स की बात हो, जिसमें चार्ज की बात हो, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो, उन कंपाउंड में ही लगा सकते हैं। उस कंपाउंड में हम लोग रेडियस रेशियो का यूज कर सकते हैं जो कंपाउंड आयोन्स आयोन से मिलकर बना हो। बात समझ में आई गाइस? तो ये सिर्फ जो कंसेप्ट है ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए है। आयोनिक कंपाउंड में कौन कौन सा कंपाउंड आएंगे, तो NaCl, ZnS, KCl, ATC। आयोनिक कंपाउंड NaCl कहने का मतलब क्या हुआ, NaCl कहने का मतलब क्या है, Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। बात समझ में आई? Na पे प्लस चार्ज और माइनस पे Cl चार्ज। बात समझ में आई? गाइस जो सेकंड नंबर जो है ना, सेकंड नंबर हमारा ये कहता है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो को मैंने किससे लिख दिया, आर से। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ये जो है, अगर यहाँ पे देखो ना, अगर रेडियस रेशियो बढ़ा तो केटायन बढ़ जाता है। इफ द रेडियस रेशियो इज इंक्रीज देन द रेडियस ऑफ केटायन इज आल्सो इंक्रीज। तो अगर रेडियस रेशियो बढ़ा तो रेडियस ऑफ केटायन भी बढ़ा। अगर रेडियस रेशियो बढ़ा तो रेडियस ऑफ एनायन क्या हुआ, घट गया। बात समझ में आई? समझ में आई? तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। बात समझ में आई? जो थर्ड जो हमारा बात है वो कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ केटायन विल इंक्रीज देन द रेडियस ऑफ, इफ द रेडियस रेशियो, सॉरी एक सेकंड, इफ द इफ द if the radius of cation is increased, the radius, गाइस जो थर्ड बात कहता है ना, वो कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ केटायन इज इंक्रीज, अगर रेडियस ऑफ केटायन बढ़ जाता है तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो हमारा वो भी बढ़ जाएगा। बात ये सही भी है। मैं इसके सारे कंसेप्ट को बताएंगा विथ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन शायद, लेकिन इस बात को पहले समझे कि अगर रेडियस ऑफ केटायन अगर बढ़ जाता है तो हमारा रेडियस रेशियो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड जो, और बात ये सही है, सही भी है, रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा। इसको समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ें इसको। ठीक है, और जो जो हमारा फोर्थ बात है ना, कह रहा है रेडियस रेशियो अगर बढ़ता है, अगर हमारा रेडियस रेशियो अगर बढ़ जाता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, किसकी स्टेबिलिटी, तो आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो को बढ़ा दो तो आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, तो गाइस जैसे मान लो कि ये हमारा उंगली हो गया, ये हमारा क्या हुआ, फिंगर हो गया, या फिर ये चौक को ही ले लो, दिस इज द चौक। ठीक है, और इसकी जो सरफेस एरिया है ना बहुत कम है, और जब सरफेस एरिया कम है तो इसकी रेडियस भी कम होगी। इसकी रेडियस बहुत कम है। ठीक है, ये पतला है, मान लो कि पतला है। अब इस पतले चीज पर किसी
बड़े चीज को चाहो तुम स्टेबल करने के लिए तो ये हो पाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। जैसे मान लो कि पतले से चीज पे इस पतले से चीज को तुम चाहते हो इसको इसको इस पे स्टेबल कराने के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं इस पे अगर रखते हैं तो ये इसकी गिरने के चांसेस ज्यादा है। अगर वही इसकी इसकी रेडियस को बढ़ा दो, इसकी डिस्टेंस को, इसकी ब्रेथ को बढ़ा दो, तो इस पे ये स्टेबल होने की स्थिति में है, ये स्टेबल हो सकता है इस पे, क्योंकि इसकी रेडियस रेशियो बढ़ गई। तो जब रेडियस रेशियो बढ़ जाती है तो हमारा क्या होती है, आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। बात क्लियर हुई? देखें कैसे। जो लास्ट जो है हमारा दो फिफ्थ नंबर, वो कहता है कि अगर रेडियस रेशियो बढ़ता है तो रेडियस ऑफ कैटायन भी बढ़ता है, एंड देन द कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं फिगर को ड्रॉ करते हुए गाइस, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बता देता हूं, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एक कीटायन ले लिया, ये रहा हमारा कीटायन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, ठीक है, एक कीटायन को ले लिया। अब इस कीटायन को अगर छोटा रखते हैं ना, जब इसको इधर इधर भी बात होगी इसके बारे में, इधर चर्चाएं होंगी, लेकिन फिलहाल इस बात को समझे। अगर इस कीटायन को हम छोटा रखते हैं ना, तो इसमें एनायन बहुत कम ही एनायन इसको सराउंड कर पाएगा, ठीक है, बहुत ही कम एनायन इसको सराउंड कर। यहाँ पे जो बात कर रहे रेडियस रेशियो को बढ़ा देते स्टेबिलिटी का और आयोनिक का, यहाँ पे रेडियस रेशियो को बढ़ा दो तो कैटायन भी बढ़ जाएगा और क्या होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाती है। बात सही है, ठीक है। अगर कैटायन भी बढ़ा, मान लो कि इसकी रेडियस को बढ़ा दिया मैंने, चलो ये छोटा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे मान लो कि दो ही एटम सराउंड कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। अगर वही इसकी रेडियस को बढ़ा दिया तो रेडियस को बढ़ाया, यानी कि केटायन की रेडियस को बढ़ा दिया तो केटायन भी बढ़ गया, और केटायन भी बढ़ गया तो इसमें कितने एटम ही इसको सराउंड कर पाए हैं, तो 3 एटम इसको सराउंड कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ना, एक और ये दो, ये 1 2 3, तो अगर इसकी रेडियस रेशियो को बढ़ा दिए हैं तो केटायन भी हमारा बढ़ गया, और जब केटायन भी बढ़ गया तो हमारा क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि देखो तो नंबर्स ऑफ एनायन भी बढ़ गया। बात समझ में आई? समझ में आई बात? क्लियर हुई कॉन्सेप्ट? देखेंगे ध्यान से। अब इन सब को लेकर कुछ मतलब आयोनिक कंपाउंड की कैसे स्टेबिलिटी हो सकती है, इनके बारे में इस लेक्चर को पढ़ना है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या स्टेबिलिटी हो सकती है इसके बारे में जानना है। तो देखिए जानेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ पॉइंट्स है, जिनको अगर फॉलो करें तो आयोन जो है वो स्टेबल हो सकते हैं। कंपाउंड जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है वो स्टेबल हो सकता है उन चीज को फॉलो करने के बाद। ध्यान देंगे क्या क्या है। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट आता है वो होता है केटायन एंड एनायन एज्यूम टू स्फेरिकल इन शेप एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। cation and anion assume to spherical in shape and must be touching each other। गाइस ध्यान से, जो केटायन और एनायन हो उसको क्या समझते हैं, समझते क्या हम लोग अभी तक मानते चले आ रहे हैं कि जो केटायन और एनायन होता है वो शेप में कैसा होता है, तो एक स्फेरिकल शेप में होता है, एक गोला के शेप में होता है। ये रहा हमारा गोला, ठीक है, एक गोलाकार के शेप में होता है। कैसा होता है, तो एक गोलाकार के शेप में होता है। बात समझ में आ रही है? जो और टचिंग ईच अदर, और केटायन और एनायन के बीच जो हो नो, केटायन और एनायन एक दूसरे से टच किए हो, भाई केटायन क्या है, केटायन पॉजिटिव चार्ज है और एनायन क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से टच करेंगे तो फोर्स क्या होगा, हमारे जनरेट होता है, फोर्स बढ़ता है। अरे भाई साहब ये मान लो कि हमारा केटायन चार्ज हो गया, ठीक है, और ये एनायन चार्ज हो गया, तो भाई इनके ऊपर ये भी बेचारा अकेला है, ये भी बेचारा अकेला है, दोनों दोनों अकेले हैं। तो अकेले हैं तो भाई कोई भी आकर मार सकता है, कोई भी इनसे जीत सकता है। मतलब समझे कि ये अकेले अकेले ही है, तो अभी इनके ऊपर फोर्स उतनी नहीं है। लेकिन जब ये दुकेले हो जाएंगे, कहने का मतलब जब दो, मतलब ये एक एक हैं, अब एक से भले दो जब हो जाएंगे, ठीक है, जब ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे जस्ट लाइक दैट, ये प्लस ये माइनस,
तो एक दूसरे से अटैच हो जाने का मतलब क्या है, इन दोनों के जो बीच के जो फोर्स है ना वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, इनके बीच की फोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, इनकी ये केटायन और एनायन एक दूसरे से टच किए हों, ठीक है, तो इनकी आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। स्पेरिकल, फर्स्ट क्या जाना है, स्पेरिकल इन शेप में होना चाहिए, मैंने एज्यूम किया इस बात को, मैंने माना कि केटायन और एनायन क्या हो, एक स्फीयर की शेप में हो। दूसरा क्या जाना कि केटायन और एनायन के बीच क्या हो, कॉम्बिनेशन है, केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आयोनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। सेकंड जो बात आता है ना, वो एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन। हाँ, केटायन और एनायन के बीच टचिंग वाला मैटर हो, लेकिन एनायन और एनायन के बीच टचिंग वाला मैटर ना हो। बात समझ में आ रही है। देखो देखो देखो, केटायन और एनायन यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच टच हो सकता है, लेकिन एनायन एनायन टच नहीं करेगा। माइनस माइनस चार्ज कभी एक दूसरे को टच ही नहीं कर सकता है भाई, हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, माइनस माइनस चार्ज लाइक चार्ज है भाई, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये माइनस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया, हमेशा एक दूसरे को दूर भगाना चाहेगा, हमेशा एक दूसरे से नफरत भरी निगाहों से देखेगा, हमेशा हमेशा एक दूसरे से नफरत भरी निगाहों से देखेगा, हमेशा एक दूसरे को दूर भगाना चाहेगा। तो माइनस माइनस चार्ज ये प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे से कभी टच ही नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे पे हमेशा अपोजिट फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन, जो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे क्या, इधर का मैं मिटा दूं, इधर के सारे सेशन को मिटा दूं, नोट कर ले पहले, कर लिया, कर लिया, ये देखो, अब देखेंगे अच्छे से समझेंगे, मेरे पास स्पेस भी आ गई। ठीक है, अब देखो मैं इसको सबको बता देता हूं, ठीक है। केटायन एंड एनायन एज्यूम टू स्फेरिकल, देखो मैंने क्या बोला कि केटायन और एनायन को मैंने स्फीयर की शेप में मान लिया, ये रहा हमारा केटायन और एनायन, ये हमारा हो गया केटायन, ठीक है, ये हमारा हो गया केटायन चार्ज, ठीक है। और एनायन, इन दोनों के स्फीयर देखो, तो ये केटायन है तो भाई मैंने क्या माना, इसको एक स्फीयर के शेप में मान लिया, ठीक है। और एनायन क्या हो, केटायन और एनायन को मैंने क्या बोला, एक स्फीयर के शेप में, अब एनायन बनाते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये एनायन चार्ज। बात समझ में आ रही है। तो गाइस यहाँ से ध्यान दे, ध्यान दे, तो केटायन, ये हमारा केटायन हो गया, ये जो बीच वाला कलर्ड है वो हमारा क्या हो गया, प्लस चार्ज केटायन हो गया। अब देखो, तो ये केटायन इस एनायन के टच में है, ये केटायन इस एनायन के टच में है, ठीक है गाइस, ये केटायन इस एनायन के टच में है, ये केटायन इस एनायन के टच में है, यानी कि यहाँ पे केटायन और एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे से टच किए हुए हो, तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे क्या कहता है कि एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर, एक एनायन दूसरे एनायन को टच ना करे, ये बात को ध्यान देना है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई केटायन हो गया, केटायन हो गया ये ये, ठीक है, ये हमारा केटायन हो गया और बीच वाला क्या हो गया, एनायन, ये केटायन हो गया, ठीक है। तो ये केटायन इस केटायन को टच नहीं करेगा, ये केटायन एक केटायन को टच नहीं करेगा, अगर टच कर दिया तो क्या हो गया, तो भाई टच कर दिया तो हमारा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ी तो हमारा आयोनिक कंपाउंड ही बर्बाद हो गया, आयोनिक कंपाउंड होगा ही नहीं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हमारा नहीं हो सकता है, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इफ देन एनायंस एंड एनायन टच टू ईच अदर, ठीक है। तो एनायन और एनायन एक दूसरे से कभी टच नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तीसरा बात ये कहता है केटायन मस्ट सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा, जो केटायन हो नो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से घिरा हुआ हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन करने का मतलब क्या है, ये केटायन है ना, इस पे बहुत ज्यादा एनायन चार्ज हो, तो क्या होता है, इससे इससे क्या होता है,
इससे क्या होगा, तो जब अगर केटायन है इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस अगर घेरे हुए हैं केटायन को, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी केटायन की बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ती है तो एज वी नो डैट हमारा क्या होती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सॉरी, एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ समझ रहे हैं बात। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, यानी कि अगर हम अगर इतना बड़ा अगर केटायन को ले लिए ना, तो यहाँ पे चांसेस है कि एज कंपेयर टू द टू शिप ये ज्यादा एनायन को सराउंड कर सकता है। देखेंगे कैसे। ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा 3, और ये रहा हमारा 4th। अच्छा, यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम एनायन की केटायन की साइज को बढ़ा देते हैं, इसकी रेडियस को बढ़ जाती है ना, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रही है, हमारा केटायन चार्ज भी बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा केटायन भी इसको सराउंड कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही। तो अगर रेडियस रेशियो को बढ़ा दी, मैंने इधर वाले लेक्चर में ये सारे बात को बता चुके हैं, यहाँ पे बस समझना है कि अगर रेडियस रेशियो को बढ़ा दो, तो रेडियस रेशियो को बढ़ा दो तो केटायन भी बढ़ जाएगा, और जब केटायन भी बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनायन इसको सराउंड कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एनायन इसको सराउंड कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में रही। ये तीन एनायंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर एक पुचकू सा मैंने एनायन ले लिया, यूं छोटा सा अगर एनायन ले लिया, तो इसको कितना केटायन एनायन घेर सकते हैं। अगर छोटा सा मैंने एनायन केटायन ले लिया, तो कितना एनायन इसको सराउंड कर सकते हैं। तो भाई अगर ये 3 पॉइंट्स को अगर नोट करके चला जाए, फॉलो करते हुए चला जाए, तो 2 ही एनायन हमारा सराउंड कर पा रहे हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, लीनियर। इस शेप को क्या बोलते हैं, लीनियर। बात समझ में आ रही है, समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, इसके पहले जितने हम प्रॉब्लम्स को देखे, जितने कंसेप्ट को देखे, इन सब से हमें एक बात का पता चलता है, एक बात को जानना है कि एनायन जो होता है ना, एनायन वो क्या करता है, वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। एनायन जो होता है ना, वो साइज में बड़ा होता है। अच्छा, मैं ये बड़ा होता है, ठीक है। मैं एक बात और बता दूं कि मैं ये सारे चीज पहले से ही लिख देता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लिख देता हूँ, जिससे क्या होता है, हमारा ड्यूरेशन टाइम कम होता है, और कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं। सो गाइज, मैं एक बात बता दूं कि जो एनायन होता है ना, वो साइज में बड़ा होता है, और जब ये साइज में बड़ा होता है तो ये क्या करता है, पैकिंग का काम करता है। भाई जो भाई ये बात सही है कि जो साइज में बड़ा होगा वो क्या करेगा, पैकिंग का काम करेगा। तो एनायन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है तो पैकिंग का काम करता है, और उसमें क्या क्या है, तो एफसीसी, एचसीपी, बीसीसी हम लोग जानते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, विस्तार से। अगर किसी भी मतलब व्यक्ति को, किसी भी भाई को अगर ये चीज ना मिला हो, ये लेक्चर ना मिला हो, तो आप जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है। या फिर आप इनके नाम रखकर और इस चैनल का नाम रख दें, तो आपको ये चीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो जो एनायन होता है वो साइज में बड़ा होता है, पैकिंग का काम करता है। केटायन जो होता है ना, वो छोटा होता है। केटायन क्या होता है, वो छोटा होता है, एकदम नन्हा सा छोटा छोटा होता है, और वो वॉइड को भरने का काम करता है। वॉइड का मतलब क्या हुआ, इम्पटी स्पेस। इम्पटी स्पेस, इम्पटी स्पेस मतलब कि खाली जगह, खाली जगह को भरने का काम करता है। एज फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बात को जानते हैं, अच्छे से समझेंगे इस बात को, बस ध्यान से देना। मान लो कि आपके घर कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है, ठीक है, माना। तो इस बात को मान लो कि आपके घर एक पार्टी या फंक्शन है, और उस फंक्शन में आपकी मम्मा या आपके घर का कोई भी मेंबर देता है आपको, लड्डू देता है प्लस बॉक्स देता है, लड्डू देता है, बादाम देता है, और बोलता है इस बॉक्स को आपको अच्छे से अरेंज कर देना है, इस बॉक्स में लड्डू और बादाम को अच्छे से अरेंज कर देना है। तो लड्डू को हमने क्या एज्यूम किया, तो भाई लड्डू क्या होता है, एज कंपेयर टू बादाम, लड्डू क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, और जब ये साइज में बड़ा होता है तो मैंने एनायन माना। तो जब साइज में बड़ा होगा तो सबसे पहले हम लड्डू को ही अरेंज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, साइज में बड़ा है। तो मैंने लड्डू को यूं कुछ
ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। मैंने लड्डू को कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया। अब इन देखो मतलब कि लड्डू के मैंने एनायन को एज्यूम किया है लड्डू के शेप में, तो आप लड्डू को एज्यूम करना फॉर द समझने के लिए, लेकिन एनायन ही वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में लड्डू थोड़ी ना आएगा, एनायन आएगा, बात समझेंगे। तो एनायन को मैंने माना, मैंने लड्डू को क्या किया, एज्यूम कर दिया। अब देखो ये इस लड्डू के बीच में सारे बहुत सारे आपको स्पेसेस दिखते होंगे खाली, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सभी खाली स्पेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इस खाली स्पेस में मैंने क्या कर दिया, बादाम को भर दिया, कुछ ऐसे, मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आप एज्यूम कर लेना कि ये बादाम रखा हुआ है, ठीक है। मैंने, आप एज्यूम कर लीजिए कि बादाम रखा है। तो ध्यान देंगे, ये जो यूं बड़े 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 लड्डू दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो गए हैं, हमारा एनायन है, हमारा क्या है, एनायन है। और ये जो वॉइड को भरा हुआ है बादाम वो क्या है, केटायन है। तो ये क्या है, हमारा केटायन है, और ये एनायन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके समझने के लिए, ये हमारा यहाँ हो गया एनायन, एनायन। और ये जो हमारा वॉइड को भर रहा है वो क्या हो गया, हमारा केटायन। बात समझ में आ रही है। तो जो वॉइड को भरता है वो क्या है, केटायन होता है। और जो जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े साइज में होते हैं वो क्या होता है, हमारा एनायन होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। अब देखो, अब क्या करते हैं, इन सब को लेकर, इन सभी को लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि किसी भी एक को मैंने फिक्स कर दिया। मैंने क्या कर दिया, एनायन की साइज को मैंने फिक्स कर दिया। देखो मैंने एनायन के साइज को फिक्स कर दिया, ठीक है। और वेरी किसको करा रहे हैं, तो केटायन के साइज को वेरी करा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या क्या होता है, अगर एनायन को फिक्स कर दो और केटायन को साइज को वेरी कराओ तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिजल्ट हमारा क्या है कि जैसे जैसे हम लोग केटायन की साइज को वेरी कराते गए ना, एनायन ज्यादा से ज्यादा सराउंड कर पाए। इसके पहले वाले में हम लोग देखा, इसके पहले वाले जो था इनिंग, उसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे केटायन की साइज को बढ़ा करते थे और एनायन की साइज उसको सराउंड कर पाता था, ज्यादा से ज्यादा एनायन उस पर लगते थे। बात समझ में आ रही है। तो देखेंगे कैसे, कैसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखो मैंने जिस केटायन को एकदम छोटा सा लिया, केटायन छोटा से लिया, तो कितने एनायंस इसको सराउंड कर पाए, तो दो एनायंस इसको सराउंड कर पाया है, दो एनायन, एक ये और एक ये। यानी कि केटायन छोटा लिया एकदम पुचकू सा, तो कितने एनायन इसको सराउंड कर पाए, तो दो एनायन सराउंड कर पाए। और ये किस शेप में आपको दिखाई दे रहा है, तो लीनियर का शेप में भाई दिखाई दे रहा है। यानी कि छोटा सा लिया। अब देखो इस साइज को, जैसे ही केटायन के साइज को मैंने बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ पर तीन एनायन इसको सराउंड कर दिए, एक ये और एक ये। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने साइज को बढ़ा दिया यूं, तो यहाँ पे 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3। वो तीनों पॉइंट को एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखो 1 2 3 साइज को बढ़ा दिया। और इससे भी अगर ज्यादा आप साइज को बढ़ा दो तो 4 5 6 7 ऐसे डस 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 मच 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 आपके एनायंस लग जाएंगे। बात समझ में। तो अगर केटायन के साइज को मैंने वेरी कराता हूं, अगर केटायन के साइज को बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा से ज्यादा एनायन हमारा उस पर सराउंड कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे यहाँ पर, खैर यहाँ पे ध्यान दे गाइस, ये केटायन से इस केटायन की इस केटायन से अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो इसको मैंने रेडियस को मान लिया आर, केटायन के पॉइंट से लेकर सेंटर से लेकर और इसके सरफेस तक आर को माना स्मॉल आर, ठीक है। ये रहा हमारा स्मॉल आर, ठीक है। और यहां से सरफेस से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर प्लस आर मैंने मान लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, देखो तो ये ट्रायंगुलर शेप में हो रहा है। और ये जो शेप भी है वो कैसा है, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे ध्यान से देखेंगे इसका जो पर एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितना एंगल का होता है, 60 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर 60 है, ये अगर 60 है तो यहाँ से एक बीच से एक लाइन गया है, तो ये कितने डिग्री का होगा, तो 60 का हाफ करो, ये हमारा 60 हो गया, यहाँ से एक लाइन ले गया तो ये हमारा कितना कितना एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 30 में। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दो सबसे पहले, देखो। अब यहाँ पे इस फिगर पे एज्यूम करो, यहाँ पे बस थोड़ा सा, इस बस ध्यान देने की बात है, बस थोड़ी सी। ये देखो,
ये जो हमारा शेप हो गया ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में हो गया। यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया है पहले से ही, ठीक है। अब देखो इसका जो ये क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही है। अब देखो जो इसका हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है ये वाला, इसको मैंने क्या एज्यूम किया है, तो आर प्लस आर, या ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये हमारा बेस हो गया और ये हो गया, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो और ये हमारा 30 डिग्री है, यानी cos 30, cos 30। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 मतलब cos का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी, b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो b बाई एच बराबर cos 30 डिग्री। अब b की जगह पे क्या रख सकते हो, तो b की जगह पे हमारा r है, h के जगह पे r प्लस r है, इक्वल टू में cos 30। अब देखो r का r, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो भाई साहब √3/2 होता है। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, और ये r प्लस r इधर डिवाइड में है, इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखिए ये r का r इज इक्वल टू √3/2 है ना, तो यहां से एक r इधर आ जाएगा, इधर इसके मल्टीपल में, और इज इक्वल टू r हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस r में एक r को मैंने कॉमन ले लिया। क्या कर दिया, मैंने एक r को कॉमन ले लिया। तो देखो r इज इक्वल टू 1-3/2। बात समझ में आ रही है, 1-3/2, और यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं r छूट गया सॉरी, एक कैपिटल r को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये स्मॉल r ये चल जाएगा इसके डिवीजन में, ये कैपिटल R इसके डिवीजन में चल जाएगा इधर, तो डिवीजन में यहाँ पे आ गया r डिवाइडेड बाई r। अब देखो यहां से ध्यान देने की बात है कि r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1-3√3/2। अब देखो r डिवाइडेड बाई r, इसको सॉल्व करने पे, आप सॉल्व कर लीजिएगा लो, ठीक है, एकदम मतलब 100% ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1-√3/2 को डिवाइड करने पे, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, तो 0.155, यानी कि 0.155 हमारा आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है, देख लेंगे फटाफट, ठीक है। और ये जो होता है ना, वो कितने के रेंज में होता है, तो 0 से लेकर 0.155 के रेंज में ये होता है हमारा लीनियर। बात समझ में आ रही है। इसके रेंज को भी देखेंगे, फिलहाल अभी नोट करेंगे फटाफट। कर लिया नोट, नोट को कर लिया, मिटा दूं, मिटा दूं इसको, ओके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, इसके पहले जितने हम प्रॉब्लम्स को देखे, जितने कंसेप्ट को देखे, इन सब से हमें एक बात का पता चलता है, एक बात को जानना है कि एनायन जो होता है ना, एनायन वो क्या करता है, वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। एनायन जो होता है ना, वो साइज में बड़ा होता है। अच्छा, मैं ये बड़ा होता है, ठीक है। मैं एक बात और बता दूं कि मैं ये सारे चीज पहले से ही लिख देता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लिख देता हूँ, जिससे क्या होता है हमारा ड्यूरेशन टाइम कम होता है, और कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं। सो गाइज मैं एक बात बता दूं कि जो एनायन होता है ना, वो साइज में बड़ा होता है, और जब ये साइज में बड़ा होता है तो ये क्या करता है, पैकिंग का काम करता है भाई। जो भाई ये बात सही है कि जो साइज में बड़ा होगा वो क्या करेगा, पैकिंग का काम करेगा। तो एनायन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है तो पैकिंग का काम करता है। और उसमें क्या क्या है, तो एफसीसी, एचसीपी, बीसीसी हम लोग जानते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, विस्तार से। अगर आपको, अगर किसी भी मतलब व्यक्ति को, किसी भी भाई को अगर ये चीज ना मिला हो, ये लेक्चर ना मिला हो, तो आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है। या फिर आप इनके नाम रखकर और इस चैनल का नाम रख दें, तो आपको ये चीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो जो एनायन होता है वो साइज में बड़ा होता है, पैकिंग का काम करता है। केटायन जो होता है ना, वो छोटा होता है। केटायन क्या होता है, वो छोटा होता है, एकदम नन्हा सा, छोटा छोटा होता है, और वो वॉइड को भरने का काम करता है। वॉइड का मतलब क्या हुआ, इम्पटी स्पेस, इम्पटी स्पेस, इम्पटी स्पेस मतलब कि खाली जगह, खाली जगह को भरने का काम करता है। एज फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बात को जानते हैं, अच्छे से समझेंगे इस बात को, बस ध्यान से देना। मान लो, मान लो कि आपके घर कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है, ठीक है, माना। तो इस बात को मान लो कि आपके घर एक पार्टी या फंक्शन है, और उस फंक्शन में आपकी मम्मा
या आपके घर का कोई भी मेंबर वो देता है आपको, लड्डू देता है प्लस बॉक्स देता है, लड्डू देता है, बादाम देता है, और बोलता है इस बॉक्स को आपको अच्छे से अरेंज कर देना है, इस बॉक्स में लड्डू और बादाम को अच्छे से अरेंज कर देना है। तो लड्डू को हमने क्या एज्यूम किया, तो भाई लड्डू क्या होता है एज कंपेयर टू बादाम, लड्डू क्या होता है साइज में बड़ा होता है, और जब ये साइज में बड़ा होता है तो मैंने एनायन माना। तो जब साइज में बड़ा होगा तो सबसे पहले हम लड्डू को ही अरेंज करेंगे, क्योंकि वो क्या है साइज में बड़ा है। तो मैंने लड्डू को यूं कुछ ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। मैंने लड्डू को कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया। अब इन देखो मतलब कि लड्डू के मैंने एनायन को एज्यूम किया है लड्डू के शेप में, तो आप लड्डू को एज्यूम करना फॉर द समझने के लिए, लेकिन एनायन ही वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में लड्डू थोड़ी ना आएगा, एनायन आएगा, बात समझेंगे। तो एनायन को मैंने माना, मैंने लड्डू को क्या किया एज्यूम कर दिया। अब देखो ये इस लड्डू के बीच में सारे बहुत सारे आपको स्पेसेस दिखते होंगे खाली, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये सभी खाली स्पेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इस खाली स्पेस में मैंने क्या कर दिया, बादाम को भर दिया कुछ ऐसे, मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आप एज्यूम कर लेना कि ये बादाम रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आप एज्यूम कर लीजिए कि बादाम रखा है। तो ध्यान देंगे ये जो यूं बड़े 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 लड्डू दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो गए हैं, हमारा एनायन है, हमारा क्या है एनायन है। और ये जो वॉइड को भरा हुआ है बादाम वो क्या है केटायन है, तो ये क्या है हमारा केटायन है, और ये एनायन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके समझने के लिए, ये हमारा यहाँ हो गया एनायन, एनायन, और ये जो हमारा वॉइड को भर रहा है वो क्या हो गया हमारा केटायन। बात समझ में आ रही है। तो जो वॉइड को भरता है वो क्या है केटायन होता है, और जो जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े साइज में होते हैं वो क्या होता है हमारा एनायन होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। अब देखो अब क्या करते हैं, इन सब को लेकर, इन सभी को लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि किसी भी एक को मैंने फिक्स कर दिया, मैंने क्या कर दिया एनायन की साइज को मैंने फिक्स कर दिया। देखो मैंने एनायन के साइज को फिक्स कर दिया, ठीक है। और वेरी किसको करा रहे हैं, तो केटायन के साइज को वेरी करा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या क्या होता है, अगर एनायन को फिक्स कर दो और केटायन को साइज को वेरी कराओ तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिजल्ट हमारा क्या है कि जैसे जैसे हम लोग केटायन की साइज को वेरी कराते गए ना, एनायन ज्यादा से ज्यादा सराउंड कर पाए। इसके पहले वाले में हम लोग देखा, इसके पहले वाले जो था इनिंग, उसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे केटायन की साइज को बढ़ा करते थे और एनायन की साइज उसको सराउंड कर पाता था, ज्यादा से ज्यादा एनायन उस पर लगते थे। बात समझ में आ रही है। तो देखेंगे कैसे, कैसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखो मैंने जिस केटायन को एकदम छोटा सा लिया, केटायन छोटा से लिया, तो कितने एनायंस इसको सराउंड कर पाए, तो दो एनायंस इसको सराउंड कर पाया है, दो एनायन, एक ये और एक ये। यानी कि केटायन छोटा लिए एकदम पुचकू सा, तो कितने एनायन इसको सराउंड कर पाए, तो दो एनायन सराउंड कर पाए। और ये किस शेप में आपको दिखाई दे रहा है, तो लीनियर का शेप में भाई दिखाई दे रहा है। यानी कि छोटा से लिया। अब देखो इस साइज को जैसे ही केटायन के साइज को मैंने बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ पर तीन एनायन इसको सराउंड कर दिए, एक ये और एक ये। जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने साइज को बढ़ा दिया यूं, तो यहाँ पे 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3, वो तीनों पॉइंट को एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखो 1 2 3 साइज को बढ़ा दिया। और इससे भी अगर ज्यादा आप साइज को बढ़ा दो तो 4 5 6 7 ऐसे डस 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 मच 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 आपके एनायंस लग जाएंगे। बात समझ में। तो अगर केटायन के साइज को मैंने वेरी कराता हूं, अगर केटायन के साइज को बढ़ा रहे हैं तो और ज्यादा से ज्यादा एनायन हमारा उस पर सराउंड कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे यहाँ पर, खैर यहाँ पे ध्यान दे गाइस, ये केटायन से इस केटायन की इस केटायन से अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो इसको मैंने रेडियस को मान लिया आर, केटायन के पॉइंट से लेकर सेंटर से लेकर और इसके सरफेस तक आर को माना स्मॉल आर, ठीक है। ये रहा हमारा स्मॉल आर, ठीक है। और यहां से सरफेस से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल आर प्लस आर मैंने मान लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, देखो तो ये ट्रायंगुलर शेप में हो रहा है, और ये जो शेप भी है वो कैसा है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे ध्यान से देखेंगे इसका जो पर एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितना एंगल का होता है 60 डिग्री। यहां पे ध्यान दो कि अगर 60 है,
ये अगर 60 है तो यहाँ से एक बीच से एक लाइन गया है, तो ये कितने डिग्री का होगा? तो 60 का हाफ करो, ये हमारा 60 हो गया, यहाँ से एक लाइन ले गया तो ये हमारा कितना कितना एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 30 में। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दो सबसे पहले। देखो अब यहाँ पे इस फिगर पे एज्यूम करो, यहाँ पे बस थोड़ा सा गाइस, बस ध्यान देने की बात है, बस थोड़ी सी। ये देखो, ये जो हमारा शेप हो गया ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में हो गया। यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया है पहले से ही। ठीक है, अब देखो इसका जो ये क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही है? अब देखो जो इसका हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है ये वाला, इसको मैंने क्या एज्यूम किया है? तो आर प्लस आर, या ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमारा बेस हो गया, और ये हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो और ये हमारा 30 डिग्री है, यानी cos 30, cos 30। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 मतलब cos का क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी, b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखो b बाई एच बराबर cos 30 डिग्री। अब b की जगह पे क्या रख सकते हो? तो b की जगह पे हमारा r है, h के जगह पे r प्लस r है, इक्वल टू में cos 30। अब देखो r का r, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? तो भाई साहब √3/2 होता है। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, और ये r प्लस r इधर डिवाइड में है, इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखिए ये r का r इज इक्वल टू √3/2 है ना, तो यहाँ से एक r इधर आ जाएगा, इधर इसके मल्टीपल में, और इज इक्वल टू r हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है कि इस r में एक r को मैंने कॉमन ले लिया। क्या कर दिया? मैंने एक r को कॉमन ले लिया। तो देखो r इज इक्वल टू 1-3/2। बात समझ में आ रही है? 1-3/2, और यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं r छूट गया सॉरी, एक कैपिटल r को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये स्मॉल r ये चल जाएगा इसके डिवीजन में, ये कैपिटल R इसके डिवीजन में चल जाएगा इधर, तो डिवीजन में यहाँ पे आ गया r डिवाइडेड बाई r। अब देखो यहाँ से ध्यान देने की बात है कि r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1-3√3/2। अब देखो r डिवाइडेड बाई r, इसको सॉल्व करने पे आप सॉल्व कर लीजिएगा लो, ठीक है, एकदम मतलब 100% ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो r डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1-√3/2 को डिवाइड करने पे, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? तो 0.155, यानी कि 0.155 हमारा आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है? देख लेंगे फटाफट। ठीक है, और ये जो होता है ना, वो कितने के रेंज में होता है? तो 0 से लेकर 0.155 के रेंज में ये होता है हमारा लीनियर। बात समझ में आ रही है? इसके रेंज को भी देखेंगे, फिलहाल अभी नोट करेंगे फटाफट। कर लिया नोट? नोट को कर लिया? करते हैं। अब इसकी रेंज यानी कि एनायन से लेकर केटायन तक जाने में क्या क्या रेंज है, किस रेंज से जाते हैं, कौन कौन सा। ठीक है, लीनियर कितने, लीनियर जो है हमारा कितने रेंज में एनायन से केटायन जाता है, टेट्राहेड्रल, ट्राइंगुलर, ऑक्टाहेड्रल, इन सभी के बारे में तो देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट आता है एनायन से केटायन जाने में, ठीक है, फर्स्ट जो आता है लीनियर। लीनियर मतलब क्या है? एक सीधी लाइन पे, यानी कि लीनियर हम लोग क्या जाना था कि जब एक छोटा सा जब केटायन लेते थे लोग, तो उस पर कितना एनायन सराउंड कर पाता था? तो 2 सराउंड कर पाता था। यही तो है हमारा लीनियर। बात समझ में रही? यही है हमारा लीनियर। बात समझ में आ रही है? तो ये कितने रेंज में जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, वो 0 से लेकर 0.155 तक के रेंज में जाता है। बात समझ में रही? ट्राइंगुलर, अब इसके रेंज ऑफ रेडियस को देखते हैं, ये कितनी रेडियस रेशियो के रेंज में जाता है। तो ट्राइंगुलर जो है ना, वो 0.155 से लेकर उसकी रेडियस रेशियो कितने तक होती है? 0.255 तक होती है। बात समझ में आ रही है? जो टेट्राहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रल का रेंज क्या है? तो 0.255 से लेकर 0.414 तक का रेडियस रेशियो का रेंज है। जो 4 नंबर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, वो कितने हैं? तो 0.414 से लेकर उसका जो रेडियस रेशियो है वो 0.732 तक का है। जो हमारा फिफ्थ एट लास्ट, ठीक है, जो BCC है यानी बॉडी सेंटर्ड, वो कितने हैं? तो 0.732 से लेकर उसके जो रेडियस रेशियो होती है वो कितने रेंज तक जाती है? तो 1 तक जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आई? समझ में आई? अरे ट्राइंगल देखो, लीनियर मतलब दो एक सीधी लाइन में, ठीक है, लीनियर मतलब दो एक सीधी लाइन में, ट्राइंगुलर मतलब 3 एनायंस थे, टेट्रा मतलब क्या है? टेट्रा मतलब
6 टेट्रा मतलब इस केटायन को 6 एनायंस राउंड कर किए हो तो वो टेट्रा है। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है? तो ऑक्टा का सॉरी टेट्रा मतलब फर्स्ट, टेट्रा मतलब चार, सॉरी टेट्रा मतलब क्या, चार, चार उसको एनायंस राउंड किए हो। और ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, उसको 6 एनायंस राउंड किए हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आई बात? ठीक है। तो सो गाइज ये रहा रेडियस रेशियो और उनके बारे में क्या क्या रेंज हुई उनके बारे में लेक्चर। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हैशटैग कीप स्टडी, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, दैट्स ऑल। थैंक्स यू सो मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।